आश्चर्य नहीं होता है जब पूरब से सूर्य निकलता है, परंतु जब पश्चिम से सूर्य निकलता है तो आश्चर्य होता है। कोई व्यक्ति लौकिक मानसिकता का, पश्चिमी सभ्यता का पढ़ाई पढ़ लिख करके और गुरुकुल का संचालन करे, गुरुकुल का निर्माण करे, इस पर आप लोग सबको आश्चर्य होगा। ऐसे ही हमारे श्रद्धेय प्रीतम पाल सिंह जी जो जज थे, और लेकिन ईश्वर की कैसी कृपा, जो एक छोटी सी यहाँ पे यज्ञशाला बनाए और इस यज्ञशाला का एक बड़ा रूप दिया, जहां पर हम सब ऐसी अग्नियां उठेंगी यहां से कि पूरे देश और दुनिया में प्रज्वलित करेंगी, वैदिक धर्म का सिंहनाद और गुंजमान करेंगी। ऐसे हमारे श्रद्धेय प्रीतम पाल सिंह जी कहाँ हृदय में है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि ये पूर्व जन्म का बीज कहीं न कहीं रह गया होगा। यदि नहीं रहा होगा तो भविष्य की आपके अंदर ये भावना कहीं न कहीं निहित है कि अकेले जीना क्या जीना। वैसे भी रिटायरमेंट होने के बाद लोग भी जल्दी ही डिप्रेशन में जाते हैं और संसार को छोड़ जाते हैं, परंतु इनके साथ में श्रद्धेया माता जी भी खूब लगी हुई हैं। मैं तो देख रहा हूं सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे रात तक माता जी एक एक इंची, एक एक टाइल कहां बैठेगी, क्या व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था और श्रद्धेय जज साहब भी ले करके, तो दिनों दिन इनके जो इनके और भी आए हुए हैं जज, भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि प्रत्येक रिटायरमेंट जज एक एक गुरुकुल का स्थापना करे। प्रत्येक गुरुकुल और जजों के, आप बड़ों के सानिध्य में यदि चलता है, यदि बड़े लोग इसके कार्य को करने में होते हैं, तो देश और राष्ट्र बहुत अपनी ऊंची आध्यात्मिकता को प्राप्त होगा। अन्यथा पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी बयार इधर आ रही है जो इस गुरुकुल की बगिया को नुकसान करेगी। मैं इसी बीच में श्रद्धेय अपने जज साहब को निमंत्रित करता हूं, आप आए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्नयासु। श्रद्धेय आचार्य जी, आचार्य भीमदेव जी, आचार्य अग्निदेव जी, आचार्य प्रबुद्ध जी और अन्य आचार्यगण और मुनिगण, आप कहेंगे कि पहले आप ये जो चीफ गेस्ट हैं उनका तो नाम ही नहीं लिया, और जो बाहर से आमंत्रित हैं, लेकिन हमारी सभ्यता और कल्चर, जो आचार्यगण और विद्वान स्वामी जी हैं, उनका स्थान पहले आता है। तो और विद्वान पहले आते हैं, बाकी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। हमारे जो डॉक्टर मलिक यहाँ पर रिटायर्ड IPS DGP हरियाणा के रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा सा 2-4 बातें अपनी करूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। उधर मेडिकल कैंप भी चल रहा है, साथ में वो मौलाना से टीम आई है, सुबह के सारे एक्सपर्टीज़ डॉक्टर हैं, उसमें वो ECG मशीनें और दूसरे टेस्टों की मशीनें भी लेके आए हैं। सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो उधर भी कुछ लोग गए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रैक्टिकल काम, सेवा भाव ज़्यादा हो जाए और बातें कम रहे, थोड़ा वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं इस आज के हमारे जो मुख्य अतिथि डॉक्टर तरसेम लाल जी गर्ग, जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं दो, क्योंकि वो खुद ही एक मिसाल हैं डाउन टू अर्थ, कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, लेकिन इतनी शराफत और इतनी नम्रता पूर्वक काम करने वाले, और इतना एक जिनका आज एम्पायर खड़ा है हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, और शायद मुझे नहीं पता और स्टेट में भी होगा, लेकिन जो एक गांव में से निकल के, इस्माइलाबाद जैसे छोटे से गांव में से निकल के और अपने
बलबूते पर इतना काम किया कि आज वहाँ पर जो हमारे इस इलाके के बच्चे, ख़ास तौर पे उत्तरी भारत के बच्चे जो साउथ में जाते थे पढ़ने के लिए और इतना भारी खर्च करते थे, आज इन्होंने उस गंगा को उल्टा फेर दिया। साउथ वाले यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, फॉरेन कंट्री के लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे इस इलाके के लिए। तो बातें तो बहुत हैं उनकी। अभी मैंने मेडिकल कैंप के लिए उनसे टेलीफोन पे बात करी तो बोले जज साहब बताओ क्या करना है। मैं कि फ्री मेडिकल कैंप, कुछ दवाइयाँ भी भेजना, और वहाँ हमारा लॉकडाउन की वजह से हम काफ़ी दिनों से कोई कैंप नहीं लगा सके। उससे पहले हमने 99 कैंप यहाँ लगाए थे, जिसमें बहुत बड़ी हाजिरी में कई हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट होता रहा। तो वो कहने लगे आप बात बताओ कि कितने डॉक्टर भेजने हैं और किसको भेजना है। तो मैंने उनसे बात की, वो कहने लगे कि 9 बजे हमारे सारे डॉक्टर आ जाएंगे, सारी टेस्टिंग मशीन भी लेके आएंगे, दवाइयाँ भी लेके आएंगे, और भी मुझे सेवा बताया करो आप जो। तो इतना, और अब भी उनकी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी, रास्ते में आते आते भी सेहत उनकी थोड़ी मेडिसिन लेनी पड़ी। और अब लेकिन फिर भी कहने लगे मैंने जाना है और थोड़ा जल्दी, हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते उधर। तो ये उनकी एक आत्मसमर्पण सेवा भाव इतना कि मैंने समझा कि हम कई बार यहाँ पर गवर्नर भी आए, जजेज भी आए, बड़े बड़े VIPs, क्योंकि मैं इसको नॉन पॉलिटिकल रखता हूँ यहाँ पर। इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी ऐसे, हमने कोई मित्र भी हैं, आते भी हैं, लेकिन ऐसे फंक्शन में गुरुकुल के हमारे हमेशा, और जो हमने कैंप लगाए हैं सारे विद्वान लोगों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। तो मैं ज़्यादा ना कहता पर डॉक्टर साहब, डॉक्टर तरसेम जी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो इस चीज़ पे एग्री कर गए हैं कि भाई हम जब भी आपको हमारे डॉक्टर्स की कोई भी सेवा की बात हो तो आप हमें बताना। तो ये मैं इसके लिए उनका बड़ा आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि अपनी वो इस सेहत कुछ अस्वस्थ होने के वजह से फिर भी वो यहाँ पर आए। तो मैं एक बार फिर उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। दूसरे हमारे मध्य में डॉक्टर महेंद्र सिंह मलिक, जो एक जींद जिले के एक छोटे से गांव में से निकल के सेकंड लेफ्टिनेंट बने, वहाँ से अपना उन्होंने एक कैरियर शुरू किया, कैप्टन बने, मेजर बने, और फिर कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया। कितने विलक्षण टैलेंटेड होंगे वो कि उसमें IPS बने और अपना अपना स्टेट कैडर उसको मिलता है जिसका नंबर बहुत रैंक हाई होता है। तो उनको अपनी इस हरियाणा स्टेट के वो IPS ऑफिसर रहे, सारे ओहदों पर होते हुए DG पद जो सबसे हाईएस्ट रैंक है पुलिस का, वहाँ से वो रिटायर हुए। लेकिन एक उनकी और एक ऑनेस्टी का जो असली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो उनका जज्बा है कि मैं समाज की सेवा करूँ, ऑनेस्टली उन्होंने काम किया। और आज परमात्मा की दया से मेरे से भी 1 साल बड़े हैं, तो उनकी जो एक्टिविटीज़ मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, चंडीगढ़ में, पंचकूला में, जम्मू में, वहाँ नहीं अपने गांव में, इलाके में, हरियाणा में, इतना उन्होंने काम किया समाज का कि कई मंजिल बिल्डिंगें खड़ी कर दी चंडीगढ़ में। इतने मल्टीपल स्टोरीज जो जाट भवन के नाम से जानी जाती है पंचकूला में। और यहाँ ही नहीं, एक यात्री निवास अब कचरा में जम्मू के लोग, हमारे हरियाणा के, उत्तर भारत के लोग जाते हैं, उनके पास वहाँ कोई धर्मशाला या कोई यात्री निवास नहीं था, तो उसके लिए इन्होंने वहाँ कचरा के अंदर एक यात्री निवास चौधरी छोटूराम भवन के नाम से वहाँ कई एकड़ ज़मीन लेके उसको एक भव्य निर्माण वहाँ शुरू हो रहा है और अभी कंप्लीट होने वाला है। तो ये तो है इनका इस दिशा में प्रयास। लेकिन समाज में, अपने गांव में भी उन्होंने एक स्पोर्ट्स
का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल तक के प्लेयर वहाँ तैयार होते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और बच्चे भी, उनके बेटी STM है, अच्छे बड़े काबिल बच्चे हैं, दोनों क्लास 1 ऑफिसर हैं। तो उनका इतना योगदान, में कई बार उन्होंने मेरे को अपने फंक्शन में बुलाया और वहाँ देखिए हज़ारों की तादाद में समाज के लोग आते हैं, जुड़ते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर स्कॉलरशिप देते हैं गरीब बच्चों को, जो पढ़ने वाले टैलेंटेड बच्चे हैं, विशेष तौर पर हरियाणा स्टेट से, कि उनको एक इंसेंटिव देने के लिए उनको वहाँ ठहरने का इंतजाम नहीं करते हैं, उनकी वजीफे का, पढ़ाई का। तो कई तरह के उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू किए हुए हैं और एक निस्वार्थ भाव से जो आज समाज की सेवा कर रहे हैं। एक उन्होंने शहीद सम्मान समिति बनाई है ऑल इंडिया लेवल पे, उसके भी वो प्रधान हैं। तो मैं उनका यहाँ आने पर अभिनंदन करता हूँ और परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों जो हमारे आज के आमंत्रित मेहमान हैं, ये समाज की सेवा करते रहें और भगवान इनकी आयु लंबी करे। तो बाकी आप सब यहाँ लोग आए हैं, मैं थोड़ी सी बात अपनी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ कैंप लगते हैं, मैं सुनता, आपको भी सुनता हूँ और अपनी भी सुनाता हूँ। तो आज भी छोटी सी बात कि हमने ये जो एक छोटा सा पौधा आपके सब के सहयोग से यहाँ लगाया है, तो एक इच्छा थी, स्वामी अग्निदेव जी ने कहीं वो मेरी किताब में पढ़ लिया, तो मैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। मैंने उसमें लिख दिया था कि भाई मैं तो जब थोड़ा सा भावुक हो गया कि मैं तो भाई जब इस जाना तो सब नहीं है, ये कोई हमेशा तो किसी ने रहना नहीं, तो ये जीवन जितना भी है कि भाई वो समाज सेवा में लगाऊंगा। और जो मैं तो असल तो जो कुछ था मैंने खर्च कर ही दिया, कि लेकिन मेरे अकाउंट में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो इस भावना से ये काम शुरू किया था और उसमें परमात्मा ने, मैं हैरान ये हूँ कि मैं रिटायर होने के बाद भी, मैंने सोचा भी नहीं था कि जिस दिन मैं रिटायर हुआ, शाम को सत्यदेवव्रत जी जो आजकल गवर्नर हैं, उन्होंने यज्ञ किया मेरे घर पे। वहाँ पर सारे जजेज आए हुए थे हाई कोर्ट के, शाम के टाइम, दोपहर बाद की बात है, आफ्टरनून में। तो जब वहाँ से निकल ही रहा थे जजों को, मैं सी ऑफ कर रहा था गेट पे, तो वो एक एडवाइज़र के ऑफिस से सुप्रिटेंडेंट आया और उसने मेरे को हैंडओवर की कॉपी कि नोटिफिकेशन हुई है जी आपको यूटी स्टेट कमीशन का चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। तो मैं सच्चे अपने मन से बात कह रहा हूँ, हमारे चीफ जस्टिस TS ठाकुर थे उस वक्त, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, यहाँ भी आए मेरे पास, मिसेज भी आई, वो भी आए यहाँ पर, मिल के गए, मेरे को खाना खा के गए मेरे पास। लेकिन मैंने उनके साथ कोई 3 साल काम करने का मौका मिला और वो कई महीने से वो खाली पड़ी थी वो पोस्ट, क्योंकि उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस और गवर्नर पंजाब 2 का ही पार्ट होता है, तीसरा कोई है ही नहीं। तो उनके पास रिक्विजिशन आई कि जी यहाँ के जो स्टेट कमीशन के रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे वो रिटायर हो गए, अब उसकी जगह दूसरा। तो उन्होंने 3 महीने तक किसी का नाम ही रिकमेंड नहीं किया चीफ जस्टिस ने, और ना मेरे उनका बड़प्पन की बात बताता हूँ, उन्होंने मुझे नहीं ये कभी भनक लगने दी। लेकिन जब मेरे 15 दिन रिटायरमेंट के थे उससे पहले ही उन्होंने नाम रिकमेंड कर दिया, और गवर्नर साहब ने उसी दिन, जिस दिन उनको वो वेट कर रहे थे क्योंकि केसेस पाइल अप हो रहे थे वहाँ पर, तो जिस दिन मेरी रिटायरमेंट थी उसी दिन शाम को मेरी नोटिफिकेशन इशू हुई और अगले दिन सवेरे ही मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पर। तो
कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने पता नहीं मेरे से क्या कराना था, और फिर मेरी वहाँ फिर तनख्वाह शुरू हो गई, और वो वहाँ से रिटायर होके मैं बीच में ही था कि फिर लोकायुक्त का हरियाणा का नंबर आने लगा, तो उसमें 2-3 जजेस काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस मिस्टर मुदगिल थे। मैं आज उनकी पीठ पीछे बात कहता हूँ कि मैं जस्टिस जसवीर सिंह की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहाँ वो कहने लगे भाई आपके आज मुख्यमंत्री आए थे और मैंने कोलिजियम से डिस्कस किया, तो मैंने कहा भी मैं तो आई वांट टू रिकमेंड द नेम ऑफ जस्टिस प्रीतम पाल। तो उन्होंने कहा कि जो तो लगे हुए हैं पहले स्टेट कमीशन में चंडीगढ़, मेरा 1.5 साल हुआ था, 5 साल तक चलनी थी वो, लेकिन जस्टिस मुदगिल दिल्ली से आए थे, वो मेरा कोई उनसे परिचय नहीं था, सिर्फ परिचय इतना था कि जब वो वहाँ पर आए तो वीएस मलिक, हमारे विजेंद्र सिंह मलिक रजिस्ट्रार जनरल थे, उनसे पूछा उन्होंने कि भाई मैंने हवन कराना है, चीफ जस्टिस की रेजिडेंस खाली हुई, ट्रांसफ़र होके आए थे, तो किसी पंडित को देखो। तो वो मलिक साहब कहने लगे कि जी वो तो जस्टिस प्रीतम पाल कर देंगे हम उनको। तो मैंने जस्टिस देवर्थ को बुला लिया, बल्कि कि भाई मैं तो दैनिक जज करने वाला तो हूँ, पर कुछ अच्छी बात, कोई ज़्यादा विद्वान, मैं उनको आचार्य जी को मैंने टेलीफोन किया, मैं आचार्य जी कल अपना चीफ जस्टिस साहब के घर टेलीफोन वो करना है, हवन उन्होंने घर में प्रवेश करना है, तो देवर्थ जी बोले जी आ जाऊँगा मैं। वो गाय का घी भी अपना लेके आए, और मैं कहा ये तो सारा सामान मेरे पास था ही, और वो सामान भी सारा लेके आए, अपना गाड़ी में रख के लेके आए। तो उनके हवन किया, तो आप 5 मिनट मेरे को भी बोलने का मौका मिला, उनको भी उन्होंने प्रवचन करे, और भी जजेस आए हुए थे। तो फिर हम वो 1 साल ही हुआ होगा मेरा ख्याल, तो मुदगिल साहब अड़ गए, पुट हिज फुट डाउन कि भाई नहीं, मैं तो आई वांट टू रिकमेंड द नेम ऑफ ए क्लीन मैन फॉर दिस पोस्ट ऑफ लोकायुक्ता। और मैंने कोलिजियम से भी डिस्कस कर लिया, तो देन सीएम ऑल्सो केप्ट मम, तो ऐसे उसमें लोकायुक्त ने फंसा दिया। और वहाँ भी आपको जो काम मैंने किया, जैसे किया, आप सभी के सामने ओपन बुक है। अब वहाँ से फारिग हुआ, यहाँ आके मैं परमानेंट बैठ गया था अपने, तो जस्टिस गोयल का टेलीफोन आया, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हैं, स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए थे, वो कहने लगे कहाँ पर हो आजकल। मैं कहा जी मैं तो अपने खेतों में वहाँ यज्ञशाला बनाई हुई है, और थोड़ा सा ये था जीवन में कि 10-20 बच्चे, उनको मैं फ्री एजुकेशन फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, उनको एक विद्वान बनाने का मेरा इरादा था कि 10-20 विद्वान यहाँ से बन के निकलें, और ऐसे विद्वान बने कि उनका एक यहाँ ही नहीं, हरियाणा में नहीं, बल्कि देश में डंका बजे। ऐसे में ऐसी मेरी भावना उसको रख के मैंने प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन ये आचार्य संदीपन जी आए यहाँ, इन्होंने शुरू किया काम, और मेरे को लगा कि एक अच्छा कोई तपस्वी आदमी यहाँ पर आ गया, शायद ये कामयाबी मिलेगी इसमें। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और धीरे धीरे वो कहने लगे जी जैसा बच्चे तो थोड़ा और बढ़ाओ। ये तो मेरे ख्याल 14-15 बच्चे थे जब वो आए, फिर 20 हुए, 30 हुए, 40 हुए। मैं कभी इतना तो भवन भी नहीं है। वो आमों के नीचे बैठ के यहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मेरे कुछ एरियर्स थे, और कुछ ये एनजीटी की फुल सैलरी वो गोयल साहब ने स्टार्ट कर दी कि नहीं आप इसमें काम करो आप। उन्होंने मेरे को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ का जो मॉनिटरिंग कमेटी थी उसका हेड बना दिया, और जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे पंजाब के, हरियाणा के, वो मेंबर कर दिए मेरे साथ कि आप ये इंश्योर करो कि हमारी और सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस इशू होती हैं, कोआ एनवायरमेंटल इश्यूज, कि उनको वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं धरातल पे, वो आप देखो। तो 2-4 इशू उन्होंने दिए, हमने उनकी रिपोर्ट करी। उन्होंने किसी पे 100 करोड़, किसी पे 50 करोड़, किसी पे 10 करोड़ ऐसे पेनल्टी ठोक दी। एक पुंटी चड्डा का मिल था वहाँ ब्यास के किनारे पर, शुगर मिल, उसमें
पानी छोड़ दिया केमिकल, कई लाखों मछली मर गई। वो इशू वहाँ गया, उसकी इंक्वायरी हमारे पास आई, पहले एडमिनिस्ट्रेशन से कराई, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा नहीं सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमने टेस्ट कर लिए सारा, इनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब हम स्पॉट पे हमने देखा, अपनी रिपोर्ट भेजी, तो उस पर उन्होंने 100 करोड़ फाइन किया उसको। और बाकी उन्होंने वो राजस्थान तक भी पानी जाता है, जो इतना दूषित पानी उन्होंने किया, केमिकल्स के मछलियाँ तो मरी मरी, राजस्थान के लोग भी पानी पीते थे उस ब्यास नदी का। तो कहने का भाव उस 100 करोड़ की फिर उन्होंने अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं पहले 100 करोड़ जमा कराओ फिर अपील सुनेंगे आपकी। तो ऐसे भाव से परमात्मा ने कुछ आत्मबल दिया, काम किया। लेकिन अब मैं उनसे भी, तो वो पैसे इतने आ गए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव के, सच्ची बात बताता हूँ कि हमने भवन खड़ा कर दिया। मैंने आचार्य जी से कहा कि मैं कहा कि इसको कोई मॉडर्न भी रखो, और जो असली जिस मुद्दे को लेके हमने शुरू किया है आर्ष विद्या का, जहाँ एक वाकई एक मनुर्भाव का जो उद्देश्य है कि मनुष्य बन के यहाँ से निकले, वास्तव में मनुष्य बन के निकले, नहीं तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि मैंने तो इनकी फिर ये 12 कनाल जमीन और ये भवन बना के आचार्य जी के हवाले कर दिया। मैं कहा आप जानो, आपका काम जाने, जो मेरी पेंशन होगी वो मैं देता रहूँगा, पर आप काम इतना बढ़ा रहे हो, ये आगे आप सोच लेना, मेरी जो कैपेसिटी है, जो मैंने बोल दिया वो मैं करूँगा, लेकिन इससे आगे अगर कुछ करना है तो आप सोच लेना। तो इन्होंने भिवानी बोर्ड से भी इसको एफिलिएशन करा दी कि भाई ताकि जो बच्चे यहाँ से, यहाँ मैथ्स टीचर, साइंस टीचर भी रख दिए। लेकिन मेन चीज़ जो है वो संस्कृत और आर्ष विद्या, सुबह 4 बजे उठना, हवन यज्ञ करना, योगा करना, फिर उनके संस्कार बनाना, उनको रात तक उनकी परेड करना, पूरी एक त्रासना, जैसे वो त्रास देते हैं ना। मैं तो कहता हूँ गुरुकुल जो है ना, एक मनोभाव की फैक्ट्री है ये। जो बच्चे इसमें एक डेडिकेटेड टीचर यहाँ पर अगर होंगे तो एक वास्तव में हमारा जो एम है वो ये है कि यहाँ से चाहे वो मॉडर्न शिक्षा में जाए, आगे कॉलेज में जाए, चाहे वो कोई विद्वान बने, लेकिन वो एक जो एक एम है वो परमात्मा है पूरी करने वाला। तो लेकिन हम इसका ये चाहते हैं कि ये हमारा एटलीस्ट देश में नहीं लेकिन हरियाणा में नंबर 1 पर रहे, ऐसा मेरी सोच है। इसके भाव को लेके हमने ये काम शुरू किया और हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक वैसे तो स्वामी अग्निदेव जी ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैंने बच्चों को भी बताई ये बात कि भाई अल्टीमेटली गोल जीवन का सुखी होने का और एक शांति प्राप्त करने को होता है। अल्टीमेट गोल जब हम उसकी तरफ जाते हैं, एक मोक्ष की तरफ, जो साल्वेशन, उसमें क्या है कि हमें खुशी मिलेगी, पता नहीं मोक्ष प्राप्त करके और एक आनंदमय जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। लेकिन और हम उलझे रहते हैं किसी और बातों में। उस उलझने की, इस धन की जो हवस लग जाती है ना, उसके बारे में मैं एक छोटा सा वास्तविक सच्चा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज के लिए 1935 की बात है। 1935 के अंदर शिकागो में एक अमेरिकन जो उनके सोसाइटी है वो सर्वे करते थे हर 10 साल के बाद। जो रिचेस्ट लोग थे वो उसमें कि भाई आओ कंपटीशन, अपनी अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करो, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते थे। तो ये शिकागो के अंदर ये सम्मेलन हुआ और उसमें जो 3 लोग थे, एक कॉरपोरेट हाउस के और एक इंडियन ये सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क उसके थे, और एक कोल कंपनी और ऑयल कंपनी दोनों के उनके जो सीईओ थे या हेड थे, कि वो 3 लोग फर्स्ट आए। और 10 साल के बाद फिर सर्वे हुआ और फिर वो वहाँ पर मैं आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन, उनमें से एक जो कॉरपोरेट हाउस का आदमी था वो खड़ा हुआ। उसने कहा भाई वो जो 3 आदमी पिछली बार आए थे वो उनका क्या स्टेटस है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ खड़े हैं आज के दिन। वो रिचेस्ट पर्सन थे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे वो तीनों। तो उसने कहा कि जो
सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का जो हेड था कि वो तो फ्रॉड के केस में जेल में बंद है जी। जैसे हमारे भी आजकल ये कितने ये माल्य, नीरज मोदी, पता नहीं क्या क्या नाम है, एक नहीं कहीं मैनी को कहीं कहीं हजार लाख करोड़ लेके भाग गए हैं। अब वो आएंगे कि बचेंगे थोड़ी। वो तो उस टाइम ये था भी वो पकड़े गए, यहाँ तो ये एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, भगोड़े बने हुए हैं। लेकिन आज भी हमारे सामने हो रहा है कि वो फ्रॉड के केस में अंदर है, जो सबसे अमीर आदमी था। इतना कुछ होने के बाद भी फिर भी फ्रॉड कर लिया। जो दूसरा कोल कंपनी का इंडिया, उस ऑयल कंपनी का जो हेड था कि वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट है। वो इतना टेंशन में, इतना डिप्रेशन में चला गया, घाटा पड़ गया कंपनी को कि वो पागल हॉस्पिटल में दाखिल है। और तीसरा तो सुसाइड कर गया। तो मतलब दिस इज दी एग्जैक्ट ये ट्रुथ। मैं आपको एक सच्ची, या महात्मानंद स्वामी थे, उन्होंने भी ये बात अपने एक उनके लड़के ने, रणबीर सिंह ने जो लिखी है, उसमें भी ये साइट किया, वो उनके नाम दिए हुए हैं और ये मैगजीन में भी ये चीज़ें छपी हैं। ये एक सच्ची घटना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। और आज हमारे सामने आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग, कितने हिंदुस्तान के लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके आज एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। कोई किसी देश में बैठा है, कोई किसी देश में बैठा। कहने का भाव ये है कि भाई अच्छे इंसान बनाओ। अगर अच्छे इंसान बन गए तो वो जीवन तो अपने आप ही बना लेगा। मैं कहता हूँ उसके लिए धन प्रॉपर्टियाँ खड़ी करने की भी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, पोत सपूत क्यों धन संचय, और पोत कपूत क्यों धन संचय। निकम्मे हो गए तो बनी बनाई को खराब कर देंगे, और अच्छे हो गए तो अपने आप ही खड़ा कर लेंगे। हमें अच्छा मानव बनाने की मनोभाव, एक अच्छा इंसान कैसे बने, वो गुण, वो संस्कार बच्चों में भर दो, बाकी निश्चिंत हो जाओ आप। तो इन भावों के साथ ये इंस्टीट्यूशन हमने परमात्मा की कृपा से और आपके सब सहयोग से चाहते हैं कि चलेगी और चलती रहेगी। और जो हमारी जो भावनाएं हैं परमात्मा उनको पूर्ण करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, हम 2-2 मिनट 5-5 मिनट अपने अतिथियों को भी सुनना चाहेंगे। स्वामी राजेंद्र जी गुरुकुल कालवा से आए हैं। एक इतने विद्वान और इतने एक शराफत की मूर्ति हैं, तो जो उनके बारे में शायद आपने सुना भी हो। तो हम ये प्रोग्राम कर लें, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो ज़्यादा देर शायद अफोर्ड ना कर सके बैठने के। लेकिन मैं कहूँगा फिर भी थोड़ा सा बच्चों की एक्टिविटी ज़रूर देखें, उसके बाद ही जाएं। हम ये प्रोग्राम चलता रहेगा और हम उधर मेडिकल कैंप पर अपना मेहमानों को खाना खिलाएंगे, फिर आपने खाना बाद में खाना है। तो इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप इन जो मैंने थोड़ी सी बातें आपके सामने रखी हैं, आप इन पे चिंतन विचार करेंगे। और हम आप सब के आभारी हैं कि आप दूर दूर से यहाँ आए हैं और आपने समय दिया। धन्यवाद। जश आपका बड़े ही सुहृद, विशाल हृदय के प्रवृत्ति के हमारे श्रद्धेय जज साहब हैं। और कई जगह हम लोग जब हवन इत्यादि कराने जाते हैं या और यज्ञ होते हैं, तो उसमें एक जो होते हैं मेन जो बनते हैं, वो सारे के सारे घी से करते हैं। इतना बड़ा दिल विशाल है अपने श्रद्धेय जज साहब जी का कि सारे घी से हवन करो, और उत्तम श्रेष्ठ जो सामग्री होती है उससे प्रदान करवाते हैं। हमारे जज साहब जी हैं और उनके ऐसे ही मित्र भी हैं सभी लोग। आइए अगला कार्यक्रम ब्रह्मचारियों का, दुनिया में दयानंद, दिया बजा वेदों का डंका, ब्रह्मचारियों का कार्यक्रम शीघ्र अति शीघ्र। आइए ब्रह्मचारी उपस्थितों में